So we are discussing the types of parts of the cell. हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ सेल। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे सेल का दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने अभी तक बताया आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग होती है, आउटर बाउंड्री होती है जो सेल को सेपरेट करती है दूसरे सेल से। कैसे देखो, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था। तो यहाँ पर आपको एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल है, इस तरीके से बने हुए थे ना सेल। तो एक सेल, ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। इन दोनों को सेपरेट कौन रख रहा है, अलग अलग कौन कर रहा है, ये बाउंड्री ही तो रख रही है। तो ये क्या करती है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट रखती है ताकि इस सेल के अंदर के जो भी पार्ट्स हैं वो दूसरे वाले सेल में ना जा पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। दूसरे सेल से तो सेपरेट रख रही है, साथ साथ बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उससे भी अलग रखता है कि कोई भी चीज आराम से अंदर ना घुस जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। दूसरे मटेरियल्स के मूवमेंट को भी रोकता है। जैसा भी हमने देखा कि आउटर कवरिंग है तो जब तक कोई भी चीज वहां तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है, गेट तक नहीं पहुंचेगी, गेट पे गेट कीपर बैठा हुआ है, जब तक वो गेट कीपर नहीं बोलेगा कि आपको अंदर जाना है तब तक वो नहीं जा सकता। तो क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, बचाता है बाहर के दूसरे मटेरियल से। ठीक है, थर्ड वन इज CO2 एंड O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। CO2 एंड ऑक्सीजन दोनों ही मूव कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस। सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि CO2 और ऑक्सीजन मूव कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि सेल को लिविंग रहने के लिए इस ऑक्सीजन की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके से वो शेप ले सकता है। ठीक है, कहीं भी मुड़ सकता है, कैसे भी घूम सकता है, शेप चेंज कर सकता है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो आंसर इज लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प टू इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल। जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अभी हमने पढ़ा था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो फ्लेक्सिबल किसी पर्पज से ही तो होगा, कुछ काम होगा उसका, तभी फ्लेक्सिबल रखा गया उसको। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या हेल्प करती है, इनगल्फ फूड, मतलब कोई भी फूड को कैप्चर करने में, कैप्चर करके अंदर तक पहुंचाने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, क्योंकि सेल को क्या चाहिए, फूड चाहिए, लिविंग रहने के लिए पानी चाहिए, दूसरी चीजें न्यूट्रिशन वगैरह भी चाहिए। तो वो सब चीजें कौन पहुंचाएगा अंदर, गेट पे से तो होके जाएगी। तो गेट पे कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो चीजों को अंदर कैसे पहुंचाएगा, है ना, उसके अंदर से एंटर कैसे करेंगी चीजें। तो फ्लेक्सिबिलिटी किस हेल्प में आती है, इनगल्फ फूड, मतलब फूड को अंदर एंटर कराने में, और अदर मटेरियल्स, दूसरे न्यूट्रिशन मटेरियल जो भी चाहिए उसको सेल को, उसको पहुंचाने में हेल्पफुल हो। ठीक है, सो दीज पॉइंट्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे पॉइंट्स हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल, वॉल मतलब ये भी एक दीवार है जो सेल को घेर के रखती है। अब कौन सी दीवार है ये ऐसी दीवार है जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दीवार है जो सेल को घेर के रखती है, सेम वे में सेल वॉल भी एक दीवार है। अब ये कैसी दीवार है, ये क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग से एक बाउंड्री दे देती है। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल क्या करती है, इसके ऊपर से एक आउटर बाउंड्री दे देती है, ये हो जाएगा सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है, रिजिड आउटर कवरिंग। रिजिड आउटर कवरिंग का मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को एक और आउटर कवरिंग दे देता है, और रिजिड है, रिजिड मतलब सख्त, एकदम स्ट्रांग है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। अभी मैंने बताया ना कि सिर्फ कहाँ पर होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। सेकेंड इज इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना था? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का। सेल्यूलोज सेल वॉल किसका बना है? सेल्यूलोज का। याद रहेगा कि प्लांट सेल किसका बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल वॉल किसका बना है? सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज का बना है तो उसका कुछ ना कुछ काम तो होगा। तो सेल्यूलोज का काम क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सेल वॉल है किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। अब प्लांट्स का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर तो होता है, उसको सीधा खड़ा रहना है, उसकी टहनियां कभी इधर भागती है कभी इधर भागती है ना, उसकी स्टेम एक जगह रहे। तो इस चीजों को स्ट्रक्चर कौन देता है? सेल्यूलोज देता है। तो सेल्यूलोज का काम क्या है कि वो प्लांट को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है। सेल लूज वाटर, देयर इज श्रिंकेज एंड कंट्रैक्शन ऑफ द सेल। देखो अभी हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था ना कि क्या होता है, सेल में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर होता है। पानी बाहर जाता है, पानी अंदर जाता है, सेल को जितना जरूरत होती है अंदर ले लेता है, एक्स्ट्रा होता है तो वो बाहर भी निकाल देता है। तो अंदर बाहर करने के चक्कर में अंदर जो सेल के अंदर जो मटेरियल्स प्रेजेंट है, इस सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है उनमें भी तो असर पड़ेगा, है ना। जब पानी ज्यादा भर जाएगा तो सेल के अंदर जो चीजें हैं वो तैरने लग जाएंगी, पानी के अंदर फ्लो करने लग जाएंगी। और जब पानी कम हो जाएगा तो सारे मटेरियल एक जगह कोने में इकट्ठे हो जाएंगे। यस और नो। तो जब भी सेल के अंदर पानी भर जाता है तो सेल फूल जाता है, ठीक है। और जब भी पानी बाहर निकलता है तो सेल श्रिंक हो जाता है। तो फूलना और श्रिंक होना मतलब श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंकेज एंड कॉन्ट्रैक्शन। इसका असर किस पे पड़ता है? सेल के बाकी कंटेंट पे पड़ता है। सेल के बाकी कंटेंट कौन है? जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। अभी आपको क्या सीखना है कि जब सेल पानी को लूज करता है या पानी को गेन करता है तो श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और असर किस पे पड़ता है? सेल के बाकी कंटेंट पे। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस, जिसमें कि श्रिंकेज होगी कंट्रैक्शन होगा, श्रिंकेज होगी कंट्रैक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। मैंने आपको सिखाया था, हाइपोटोनिक में बताया था कि सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम होती है और एक्सटर्नल मीडियम में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इस केस में सेल क्या करता है? बाहर से पानी को गेन करना स्टार्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है धीरे धीरे और धीरे धीरे स्वेल हो जाता है। बट सेल वॉल का काम क्या है? जो वो आउटर बाउंड्री दे रहा है सेल को, उसका कुछ ना कुछ तो मेन पर्पस होगा ना कि अलग से एक बाउंड्री क्यों दी जा रही है सेल को? इसलिए दी जा रही है कि जितना पानी वो एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड करता जा रहा है, पानी मिल रहा है तो फ्री में वो लिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो सेल वॉल क्या करेगा? उतना ही पानी को परमिट करेगा अंदर के लिए जितना सेल को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं करेगा परमिट, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो सेल बर्स्ट भी हो सकता है, फट भी सकता है। इसीलिए सेल वॉल का फंक्शन क्या है मेन? कि वो परमिट करता है सेल को, प्लांट के सेल को, फंगाई के सेल को या फिर बैक्टीरिया के सेल को, कि वो हाइपोटोनिक, वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम में पानी को प्रोवाइड करे बिना बर्स्ट हुए, बिना फटे। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको सेल वॉल के समझाए, उससे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समझाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सेल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस। इसके बाद हम न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी तो हम बाउंड्री पढ़ रहे हैं। सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्या क्या चीजें सेल के अंदर प्रेजेंट होती है वो डिस्कस करेंगे इसके बाद। ओके। So our next topic is nucleus. We are discussing the part of the cell. First, we have discussed about the plasma membrane. Second, cell wall, and third one is the nucleus. So what is nucleus? सबको मैंने डायग्राम में दिखा दिया था कि न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है सेल में। Now
न्यूक्लियस होता क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का हेडक्वार्टर होता है। हेडक्वार्टर मतलब जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होंगी उसका सारी जिम्मेदारी किसके पास होगी? न्यूक्लियस के पास होगी। ठीक है, सारी जो फंक्शनिंग होती है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, कि जो न्यूक्लियस है वो सेल का हेडक्वार्टर है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हेडक्वार्टर क्यों कह रहे हैं हम उसको, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं वो सारी कौन देखता है? न्यूक्लियस देखता है। ठीक है, इसीलिए क्या लिखा है? इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर मतलब सेल की एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज इन यूकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। क्या होता है यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल होता है जिसमें कि न्यूक्लियस, अच्छा खासा न्यूक्लियस, डेवलप्ड न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, उसकी इनिशियल स्टेज होती है, मतलब न्यूक्लियस दिखता तो है बट वेल डेवलप्ड नहीं दिखता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस अच्छा खासा दिखता है, वेल डेवलप्ड दिखता है। ठीक है, सो इन यूकैरियोटिक सेल अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस is present, while in prokaryotic cell a well defined nucleus is absent. Clear? Third point. Now fourth point is it has a double layer covering called nuclear membrane. जैसे कि मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल को कौन कवर करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल को कौन कवर करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिमिलरली न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको कौन कवर करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एक सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से बाउंड्री कौन देता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देता है। ठीक है, तो डबल लेयर कवरिंग क्या है? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच रेगुलेट्स the movement of material in and out of the nucleus। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये वाला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जो किस में हेल्प करता है? कोई भी चीज न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर जाएगी तो इस पोर्स के थ्रू ही जाएगी, इस होल्स के थ्रू ही जाएगी। छोटे छोटे पोर्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट, जिसके हेल्प से मटेरियल इन या आउट होते हैं। ठीक है, next point is inside nuclear membrane it contains nucleolus, chromosomes and chromatin material। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? न्यूक्लियस तो होता ही है जिसको वो सराउंडेड रखता है, इसके अलावा क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स, इसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके से वो होते हैं क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब क्रोमोसोम्स के ही छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग डेवलप हो रहे होते हैं, जो आगे चल के क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो ये कुछ चीजें कहाँ प्रेजेंट होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोलस, दैट इज न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो किसका बना होता है? तो वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन का। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। अब क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो क्या करता है? जीन्स को कैरी करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, सुना होगा कि इस बच्चे के जो आंखें हैं वो माँ के जैसी हैं, है ना, इसके बाल इसके पापा के जैसे हैं। तो वो जो कैरेक्टर्स मदर से या फादर से बेबी के अंदर आता है, वो कौन लेके आता है? वो जीन्स लेके आते हैं।
क्रोमोसोम्स के जीन्स, ठीक है। तो यहाँ लास्ट जो पॉइंट है वो यही है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट से कोई इंफॉर्मेशन कहाँ तक आ रही है, बच्चे के अंदर आ रही है। मतलब पेरेंट के अंदर ब्राउन हेयर है तो बच्चे के भी ब्राउन हेयर है, तो ये इंफॉर्मेशन कौन ले जाता है, दैट इज क्रोमोसोम्स। आई होप कि न्यूक्लियस के बारे में जो भी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की वो समझ में आ गई होगी। ये पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा अच्छे से बताते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके बाद न्यूक्लियस के बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। मैंने जब आपको स्ट्रक्चर समझाया था, स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है। अब हमने ये भी देख लिया न्यूक्लियस को सराउंडेड कौन रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखता है। इसके अलावा सेल में और क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। मैं आपको छोटा सा सेल का डायग्राम बना देती हूँ। देखो, जैसे कि एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके सपोज ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में अलग से सेल वॉल भी होगी। ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग से कौन बाउंड्री प्रोवाइड करता है, सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि न्यूक्लियस होता है, इसको मान लिया हमने न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस को कौन बाहर सराउंडेड रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चार चीजें तो हमने सीख ली कि सेल में ये चार चीजें होती है, अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं और क्रोमैटिक फाइबर्स भी होते हैं न्यूक्लियस के पास, ठीक है। अब सॉरी, अब देखो हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है सेल में, तो जो ये पूरा का पूरा स्पेस दिख रहा है ना आपको, ये व्हाइट वाला पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पूरा स्पेस दिख रहा है, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ये पूरा वेकेंट स्पेस जो है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा वेकेंट स्पेस है, खाली जो जगह है, वो साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म होता क्या है, साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड मतलब इसमें कोई सॉलिड चीज नहीं होती, ये लिक्विड वाला पार्ट है, पानी जैसा पार्ट है, जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स आगे बताऊंगी कौन कौन से, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। पानी है, पानी में कोई चीज होगी तो वो तैरेगी, है ना। तो पूरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है जो खाली स्पेस है, ठीक है। पानी वाला पार्ट है साइटोप्लाज्म, लिक्विड जैसा होता है, और इस लिक्विड के अंदर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स वो फ्लोट करते हैं। यही मैंने लिखा है, देखो, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो लिक्विड पार्ट है जिसमें बाकी के सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं, वो हमारा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक तो साइटोसोल और एक है सेल ऑर्गेनल्स। साइटोसोल है हमारा वो लिक्विड पार्ट जो मैं बता रही हूँ, जो पूरे में फैला हुआ है, लिक्विड पूरे में एक जैसा फैला हुआ है, मतलब पूरे में लिक्विड प्रेजेंट है, तो वो तो हो गया साइटोसोल, ठीक है। अब इस पूरे लिक्विड में जो चीज तैर रही है, ठीक है, जो चीज मतलब अलग से दिख रही है, तैर रही है, फ्लोट कर रही है, वो सारे हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। आई बात समझ में कि साइटोप्लाज्म को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो वो लिक्विड वाला पार्ट और दूसरा जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उस लिक्विड के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। अभी मैं बताऊंगी आपको कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स है। तो देखो, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में क्या होता है कि आईज है, ईयर्स है, नोज है, टंग है, मतलब ये सारी चीजें ऑर्गन्स हैं हमारे। तो ऑर्गन्स का अलग अलग काम है, हम आईज से देखते हैं, कान से सुनते हैं, ये सारे ऑर्गन्स हमारे अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। एज इट इज सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं सेल के, ठीक है, जो किसमें प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए,
कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल अलाइव। सेल को जिंदा रखने के लिए उनको अलग अलग काम करने के लिए दिया जाता है कि ये वाला ऑर्गन ये काम करेगा, ये वाला ऑर्गन ये वाला काम करेगा, और सेल को क्या करते हैं, जिंदा रखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो हमने सीखा कि साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो दो तरीके से कैटेगराइज है, एक लिक्विड वाला पार्ट और एक उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनल्स में हमें बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको आई होप कि ये डायग्राम के थ्रू समझ में आ गया होगा कि सेल होता है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल सबको पता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस चारों तरफ से किससे बाउंडेड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर होता है और क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इसके बाद मैंने आपको अभी इससे पहले वाले टॉपिक में न्यूक्लियस में दो चीज बताई थी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस, ये जो हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस अच्छा खासा डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल प्रॉपर वे में, प्रॉपर हमें दिखाई देता है, विजिबल होता है, और वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। अगर अच्छा खासा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है तो उसको बाउंड्री भी प्रोवाइड मिल रही है बचाने के लिए बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब, प्रो मतलब होता है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब शुरुआत जब होती है। तो इस वाले केस में जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, स्टार्टिंग होती है उसकी डेवलपमेंट की, मतलब छोटा सा माइन्यूट सा दिखता है न्यूक्लियस, इतना अच्छा खासा डेवलप नहीं होता कि वो हमें आसानी से दिख जाए, छोटा सा होता है, माइन्यूट साइज का होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी उसको बाउंड नहीं कर सकता। अगर डेवलप ही नहीं हुआ है तो उसको बाउंड्री कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें, दो छोटी सी डिफरेंस आपको बतानी थी, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा आपने क्या क्या चीजें सीखी, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया और साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पढ़ लिए सेल के। अब हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, सेल ऑर्गेनल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम ऑर्गन्स बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स जो कि हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको मैं बता रही थी कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं। सबसे पहला है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सेल ऑर्गेनल है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, फ्लो करता है और सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है SER और एक होता है RER। देखो, SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, SER एंड RER। अब इनका फंक्शन क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि सेल के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट होंगी सबका कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ फंक्शन है कि उनको करना है सेल को जिंदा रखने के लिए। तो ये दोनों का क्या काम है, जो SER है वो क्या करता है, वो सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसकी सिंथेसिस में, वो फैट की, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स सेल के लिए सिंथेसाइज करता है कि सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में किस चीज की, फैट, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। कौन सिंथेसाइज करता है, SER सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो SER का फंक्शन समझ में आ गया कि वो सिंथेसिस करता है फैट्स, स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स। RER का फंक्शन क्या है, RER क्या करता है,
RER प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। RER क्या बनाता है, सेल के लिए प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो SER RER समझ में आ गया। नाउ सेकंड सेल ऑर्गेनल है गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है देखो ध्यान से सुनो। जो चीज SER और RER ने सिंथेसाइज करी सेल के लिए, अब उसकी पैकेजिंग होगी, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि सिंथेसाइज करके छोड़ दिया, अब तरीके से उसकी पैकेजिंग होगी जो चीज सिंथेसाइज हो चुकी है। किसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू। अब वो गोल्जी एपरेटस के पास आएगी, गोल्जी एपरेटस के पास आएगी और यहाँ पर क्या होगा, पैकेजिंग होगी, इन चीजों की पैकेजिंग होगी, ठीक है। गोल्जी एपरेटस उनको पैक करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा सेल के बाहर या सेल के अंदर, जहां भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अंदर बाहर चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, गोल्जी एपरेटस का। आई बात समझ में। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स। थर्ड जो ऑर्गेनल्स है वो है आपका लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि लाइजोसोम्स का काम क्या है कि सेल के अंदर, ठीक है, कोई भी बाहर से हार्मफुल सब्सटेंस अगर एंटर कर गया, वैसे तो करता नहीं है, गेट कीपर बैठा हुआ है कि कोई चीज अंदर गलती से ना पहुंचे जो सेल को नुकसान पहुंचाए, बट हो जाता है, कई बार पहुंच जाते हैं। तो उस कंडीशन में लाइसोसोम्स का काम आता है ये कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हार्मफुल सब्सटेंस अगर सेल के अंदर पहुंच गया तो वो उस पूरे सेल को क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है, खुद डाइजेस्ट कर जाएगा, ताकि वो किसी बाहर मतलब जो उससे दूसरा सेल जुड़ा हुआ है उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। तो वो खुद वाले सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस एंटर कर गया है। इसीलिए लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसका एक दूसरा नाम भी है। लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, क्योंकि वो सुसाइड कर रहा है ना, खुद डाइजेस्ट कर रहा है, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंस एंटर कर गया वो सेल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है, ठीक है। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। तो लाइसोसोम्स का नाम क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और इसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। सेल को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से लेता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है, ठीक है। किससे लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, स्टोर करके रखता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को अपने पास स्टोर करके रखता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, और जब भी सेल को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की वो उसको प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो दूसरा नाम है वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है, लाइसोसोम्स। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसका नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्यों पावर हाउस क्यों बोल रहे हैं हम उसको, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड। जो अगला सेल ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होता है, प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होता है, पहले मैं बता दूं। प्लास्टिड्स किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। अब प्लास्टिड 3 तरीके के पाए जाते हैं प्लांट सेल में। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरो एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है वो किस में हेल्पफुल होता है, वो सिंथेसिस करने में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, क्योंकि उसके पास होता है ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जिसमें होता है, और वो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। और सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, एनिमल्स तो करते नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लास्टिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में, ठीक है। और प्लास्टिड्स 3 तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
क्रोमो एंड क्लोरो इज हेल्पफुल इन द फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट जो कि व्हाइट कलर का या कलरलेस पिगमेंट होता है जो फ्लावर्स को देता है, जो व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं या जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड टिल प्लास्टिड्स। लास्ट इज वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होता है, देखो वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो प्लांट सेल में एनिमल सेल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। अभी आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगी, प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बिल्कुल बकायदा ड्रॉ करके समझाऊंगी। उसमें आप देखोगे कि जो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है ना, वो बहुत बड़े साइज का होता है और जिस साइज की वजह से वो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को अपने आसपास से दूर कर देता है। स्पेस ज्यादा प्रोवाइड करता है, स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है। अब ये वैक्यूल का फंक्शन क्या है, साइज तो हमें पता चल गया, फंक्शन क्या है वैक्यूल का? फंक्शन ये है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी मतलब जो सख्त होता है ना, स्ट्रॉन्गनेस, वो चीज प्रोवाइड करता है वैक्यूल। ठीक है, अब आपको मैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो अभी तक का ये कंप्लीट हो चुका है सारा टॉपिक, बस आपका स्ट्रक्चर रह गया है। इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का। वो स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊंगी वैसे वैसे आप अगर खुद से साथ साथ ड्रॉ करते जाएंगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनल्स।